गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, जो कि हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लास से ही। राजा, किसान और नगर, इसके बारे में बता रहे थे। ये हमारा चैप्टर जो है 600 BC से लेकर के 600 AD तक चलेगा, यानी कि ईस्वी तक चलेगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ तक के हमको इतिहास को जानने के बारे में पता चलेगा कि इनके बीच में क्या क्या घटना हुई थी, क्या नहीं हुई थी, क्या राजा महाराजा कौन सी किताब का लेखन हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो पहले हम बता दे रहे हैं कि ये चैप्टर हम शुरू करने से पहले हम तो काफ़ी से 2 क्लास ले चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। उसके बाद हम ये तीसरा क्लास में हमको एक बात बताना भूल गए, एक सूचना देना चाहते हैं। यदि आपको यहाँ से अच्छे से तैयारी करने हैं तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अक्टूबर या तो फिर नवंबर महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। नवंबर के लास्ट में पूरे पी वाई क्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपके होंगे प्रैक्टिस सेट यही होंगे इसी चैनल में। उसमें आपको सिखाया जाएगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन कितना लिखते हैं, और 5 नंबर का क्वेश्चन कितना लिखेंगे, और 2 नंबर का क्वेश्चन हम कितना लिखेंगे, और 1 नंबर का क्वेश्चन कितना लिखेंगे हम। ये सारे चीज़ को हम प्रैक्टिस सेट में ही बताएंगे कैसे लिखना है। बाकी बात 5 साल का आपको 5 वर्ष का आपको दे दिया जाएगा PYQ। अक्टूबर में आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आप धीरे ही से तैयारी कीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है। हड़बड़ाना है ये नहीं कि हम वो 3 4 5 चैप्टर कर लिया, हम लोग 2 चैप्टर में ही अटके हुए, नहीं, बहुत समय है। हम भी जब थे तो हमको लगता था कि नहीं, बहुत पीछे है। हम जब पता चला कि तो हम बहुत पहले ख़त्म कर चुके हैं सिलेबस। इसी के लिए हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे कहाँ तक हम आपको पढ़ाए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सारे हो चुके थे यहाँ पे मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत, अशोक तक पढ़ाया नहीं। साम्राज्य का प्रशासन, तक्षशिला यहाँ तक पढ़ाया थे। साम्राज्य का प्रशासन, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, हर समय पूछा जाता है कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितने बढ़ गए? 5। कौन बढ़ा नया प्रांत? कलिंग, जिसे तोसली कहते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के समय जो प्रांतों की संख्या कितने थे? 4। आपको ये याद रखना है। अशोक के बारे में पूरा बता दिए थे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की उप समितियाँ, तो मौर्य साम्राज्य की कितने उप समितियाँ थे? टोटल 6 उप समितियाँ थे। आपको बस इसे जानना है, इसके बारे में पूछते नहीं है क्वेश्चन। पहला उप समितियाँ जो था नौसेना का संचालन करता था, यानी कि जो नौसेना जान रहे हैं, नौसेना से तो सभी चीज़ परिचित होंगे। अभी वर्तमान में नौसेना नेवी जो कि अरब सागर में अपना ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। 100 मीटर फीट गहराई वाले सागर में ट्रेनिंग करते हैं। तो नौसेना का संचालन करने के लिए एक सैनिक होते थे जिनका नेतृत्व किया जाता था। दूसरा जो होते थे यातायात और खान पान के लिए। मान के चलिए बहुत सारे सैनिक होते थे, तो उनको खाने पीने के लिए एक व्यवस्था अच्छी तरह से होना चाहिए। खाली युद्ध लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनके खाने पीने के लिए भी अच्छे, यदि उनके स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, उनके शरीर में जान रहेगा, एनर्जी रहेंगे, तब ना वो युद्ध लड़ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कैसे लड़ सकते हैं। तो इसी के लिए यातायात और खान पान के संचालन के लिए एक अलग सैनिक हुआ करते थे। दूसरी तीसरी उप समितियों में से एक होता था पैदल सैनिक। बहुत सारे होते थे। एक बड़ा सा रथ बना लीजिए, एक बड़ा सा एक का बना लीजिए। अब मान के चलिए ये रथ है आपका, ये रथ है। तो एक तो होते थे घोड़ा में, जिसको अश्वारोही कहते थे। एक तो घोड़ा में जाते थे आगे साइड, और उसके पीछे पीछे आते थे पैदल सैनिक। क्या आते थे? पैदल सैनिक। तो यही कहते हैं, तो पैदल सैनिक हुआ करते थे। तो एक होते थे पैदल सैनिक जो कि घोड़ा का संचालन करते थे, एक पैदल सैनिक जो पैदल संचालन करते थे, और इन्हीं सैनिकों के लिए खान पान के लिए एक अलग उप समितियाँ हुआ करती थी, और एक नौसेना। दूसरा हम देखते हैं अश्वारोही। अश्वारोही ने घोड़ा का संचालन करने के लिए अलग सेना का गठन किया जाता था। हम देखते हैं कि चौथा अस्थारोही के संचालन, अस्थारोही मतलब जमीन, यानी कि ये सब आदमी सबके संचालन करने के लिए। एक होता था हाथियों का संचालन करना था। हाथियों का संचालन करने के लिए अलग सैनिक होते थे, क्योंकि हाथी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कैसे? क्यों हाथी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे? आपको बता सकते हैं? एनीवन? कोई भी? तो मैं बताता हूँ। आपको पूछे तो आप बता ही नहीं रहे। तो हाथी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाते थे क्योंकि हाथी के जो कद होते थे वो ऊंचे ऊंचे होते थे, और युद्ध में ऊंचाई का लाभ मिलता था। ऊंचाई से कोई भाला मार देते थे तो उससे ले मर, ऐसे करके भाला मार देते थे तो वो मर जाता था आसानी से। और नीचे वाला क्या करेगा? ऐसे करके हुड़ हुड़ के गिराएगा, एक के बार ऊपर से नीचे मारेगा कि गिर के सूख जाएगा वहीं पे।
तो इसी के लिए युद्ध में हाथियों का सबसे बड़ा भूमिका होती थी, इसी के लिए हाथियों का भी एक सैनिक होता था। और जान रहे हैं कि मगध, जिसे वर्तमान में बिहार कहते हैं, झारखंड बिहार का क्षेत्र हुआ करता था पहला मगध, और यहाँ पे हाथियों कितना बिहड़ देसी झारखंडी और बिहारी हाथी मिलते हैं जो कि काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। तो इसके लिए क्या मिलते हैं कि हाथियों के संचालन के लिए के भी एक अलग समिति होते थे, तो यह हुआ करते थे। तो आपको समझ में आ गया कि मौर्य साम्राज्य में जो उप समितियाँ थी उनकी टोटल संख्या 6 थे। तो ये सारे देखते हैं, जैसे कि उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था होती थी। दूसरी समितियों का दायित्व विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित थे। दूसरी उप समितियों का दायित्व जैसे कि उपकरणों को बैलगाड़ी का, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, शिल्पकारों का नियुक्ति करना, ये सारे होते थे। सैनिकों का देखभाल करना, ठीक है। उसके साथ हम देखते हैं कि सेना का सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम होते थे। मेघासनी सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक 6 उप समितियों की उल्लेख करते हैं। एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख करते हैं कौन? मेघासनीज। कौन से पुस्तक में? अपनी पुस्तक में। मेघासनीज का पुस्तक कौन सा है? इंडिका। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा इंडिका। तो मेघासनीज का प्रमुख पुस्तक कौन सा था? इंडिका। सम्राट के अधिकारी के कार्य हम देखेंगे। सम्राट के अधिकारी के क्या क्या कार्य होते थे? तो सम्राट के अधिकारी के निम्नलिखित कार्य थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्राट के अधिकारियों के कार्य। तो ये है, सबसे पहला जो होता था कि सम्राट के जो जितने भी अधिकारी यानी कि नौकरशाही, जैसे कि हमारे केंद्र सरकार का भी नौकरशाही कौन है? आईएएस है, आईपीएस है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? नौकरशाही हैं, जिसे हम अधिकारी कह सकते हैं। तो ठीक सम्राट भी जो होते थे अपने लिए अधिकारी रखते थे। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों को देखभाल करने के लिए, किसी को नदियों के बारे में देखभाल करने के लिए दे देते हैं कि हाँ नदी के पानी अच्छे से आ रहे कि नहीं, कितना मात्रा में आ रहा है, कितना मात्रा में किस गांव में पानी जा रहा है, कहाँ कितनी मात्रा में कृषि किए जा रहे हैं, उसको देखना। कर वसूलने का कार्य अधिकारियों का ही हुआ करता था। कर वसूलने का कार्य हुआ करता था। दंड देने का जो कार्य होता था अधिकारी का होते थे। और अंतिम जो दंड देने का जो कार्य होता था वो किसका होता था? अंतिम दंड देने का कार्य जो होता था वो महाराजा का होता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक जो भी राजा बने हैं उसका कार्य होता था। और दूसरा होता है भूमि से जुड़े व्यवसाय का निरीक्षण करना, कि भूमि से जुड़े व्यवसाय जितने भी होते थे उनका निरीक्षण करना, यही उनका कार्य होता था। और लकड़हारा, बड़ाई, लोहार और कार्यकर्ताओं का निरीक्षण, कि खनन करता कि लकड़हारा अच्छा कितना जंगल काट रहे हैं, खनन करते हैं यानी कि जो खनिज तत्वों को खोद रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, इस सभी का निरीक्षण करना। तो खनिजों का निरीक्षण करना अधिकारियों का कार्य, नदियों का देखभाल अधिकारियों का कार्य, भूमि का मापन अधिकारियों का ही कार्य होता था। नहरों का उपनहरों को छोड़ के मुख्य द्वार का निरीक्षण करना अधिकारियों के ही कार्य होते थे। भूमि से जुड़े व्यवसाय का निरीक्षण करना ये सारे अधिकारियों के ही कार्य होते थे। मौर्य प्रांत में प्रत्येक अधिकारियों की नियुक्ति इन्हीं कार्य के लिए किया जाता था। तो समझ में आ गया कि मौर्य साम्राज्य में क्यों अधिकारियों की नियुक्ति किए जाते थे? नदियों का देखभाल करने, भूमि का मापन करने, कर वसूलने के लिए, कर सारे वसूलने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि लकड़हारे, बड़ाई, खननकर्ताओं का निरीक्षण करना, ये सारे दंड देने का कार्य करना, ये सारे चीज़ों के लिए अधिकारियों का कार्य करते थे। इसे सम्राट नहीं कर सकते, सम्राट एक राजा हुआ करते थे, तो वो कैसे कर सकते थे? ठीक है, यही हुआ करते थे। तो ये अधिकारियों के कार्य थे जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भी आपको जानना है। अब देखेंगे दक्षिण के राजा और सरदार। आपको जानना है 3 राजवंश दक्षिण भारत के, 3 राजवंश दक्षिण भारत के। ये है आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल के शासक थे चेर, केरल के शासक थे चेर राजवंश। आंध्र प्रदेश में चोल राजवंश। कौन राजवंश? चोल राजवंश। और तमिलनाडु में पांडे राजवंश। तो ये 3 राजवंश का शासन दक्षिण भारत में हुआ करता था। इन्हीं के काल को हम कहते हैं संगम काल। इन्हीं के काल को क्या कहा जाता है? संगम काल कहा जाता है। संगम काल लगभग, संगम काल, संगम का अर्थ होता है सम्मेलन। संगम काल कितना से कितना बीसी के मध्य हुआ? तो पहला शताब्दी का अर्थ होता है 100 सेंचुरी, ठीक ना।
शताब्दी एक तीसरी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी तक, यानी कि 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक, 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक हमें संगम काल देखने को मिलते हैं। और इस संगम काल के दौरान 3 राजवंशों का शासन हुआ करता था। एक था चेर, एक था पांड्य, एक था चोल, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख शासक हुआ करते थे। ठीक है, चेर राजवंश के अलग अपने प्रतीक चिन्ह होते थे। चेर राजवंश के अलग शासक हुआ करते थे। ये काफ़ी खतरनाक होते। चेर का अर्थ होता है पर्वतों का पर्वत होता है। चेर का अर्थ होता है पर्वत होता है। तो पांड्य राजवंश जो कि सबसे दक्षिण में हुआ करता था, इनके जो होते थे सरदार जो होते थे अलग हुआ करते थे, इनके शासक अलग होते थे, इनके जो इनके प्रतीक चिन्ह अलग होते थे। युद्ध में लड़ने के लिए बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं पांड्य। उसके बाद सबसे खतरनाक शासक माना जाता है चोल शासक। चोल शासक दक्षिण भारत के सबसे खतरनाक शासकों में से एक माने जाते हैं। इनके भी अलग चिन्ह हुआ करते थे, यानी कि पताका मतलब ध्वज। इनके ध्वज अलग हुआ करते थे। वो लड़ाई करने के लिए अलग अलग ध्वज लाया करते थे। तो इन्हीं को माना जाता है कि वो अलग अलग ध्वज लड़ने के लिए भी लाते थे। तो ये 3 राजवंशों का शासन मुख्यतः दक्षिण भारत में था, जिसे ही हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत के सरदार, जिनके अलग होते थे प्रतीक चिन्ह, अलग होते से शासन व्यवस्था, अलग होता शासन प्रणाली। और इसी को हम कहते हैं, ये संगम काल के दौरान ही ये तीनों राजवंशों ने शासन किया, जो कि संगम काल 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक चला। और इस संगम का अर्थ होता है सम्मेलन। तो इस संगम काल में बहुत सारे किताबों की रचना हुए, जैसे कि शिल्पाधिकारम, मणिमेखला इत्यादि बहुत सारे पुस्तकों की रचना किए गए, जिसमें ही हमें दक्षिण भारत के सरदार और राजाओं की हमें जानकारी मिलती है। जिसमें से सबसे प्रमुख पुस्तक है आपका शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम इसलिए प्रमुख पुस्तक माना जाता है क्योंकि दक्षिण भारत का महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। आपको जानना है कि शिल्पाधिकारम दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको लिखा गया है शिल्पाधिकारम सबसे बड़ा अंश था। ग्रंथों में इतिहास कभी मिलते हैं, तो ये हमको ये सारे जानकारी मिलते हैं। यदि मान के चलिए कि क्या हुआ करते थे, कभी भी ये चेर, पांड्य या चोल जो शासक होते थे वो जीत करके आते थे, तो वहाँ के उनके जो प्रजा होते थे, उनके जो नागरिक होते थे, वो उन्हें स्वागत करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के क्या उपहार देते। जैसे कि उस टाइम तो काफ़ी जंगल था। उस टाइम कहाँ 100 और 300 का बीसी में पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम पूरा जंगली इलाका था। तो आम, चटाई, बैर, कुछ भी, यानी कि खाद्य पदार्थ जो कि प्राकृतिक रूप से मिले हों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त खाद्य पदार्थ यहाँ के शासकों को दिया जाता था, क्योंकि वे विजय होकर आते थे। यही थे हमारे जंगली मुर्गा, ये सब वहाँ दिया करते थे। यही था हमारा दक्षिण के राजा और सरदार के शासक, जो कि संगम काल के दौरान किया गया था। आपको यह याद रखना है दक्षिण भारत के शासक के बारे में, क्योंकि ये सारे नहीं बताए जाते हैं, लेकिन आपको हम अच्छे से डिटेल से समझने के लिए बता दें कि दक्षिण भारत में 3 राज्य मुख्यतः, आंध्र प्रदेश में चोल, केरल में चेर और तमिलनाडु में पांड्य, ये 3 शासकों का शासन हुआ करता था। ठीक है, ये 3 महाराज थे जो कि काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। इन्हीं को दक्षिण भारत का सरदार कहा जाता है, जो कि संगम काल के दौरान हुआ। और संगम काल में बहुत सारे मणिमेखला और एक है कराई काल, जैसे बहुत सारे पुस्तक है। शिल्पाधिकारम जिसमें प्रमुख है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एक महाकाव्य कर लिखे, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपको लिखना है शिल्पाधिकारम। ये क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दैविक राजा। दैविक राजा आखिर होते क्या, कौन थे? दैविक राजा किन्हें कहा जाता था? दैविक से ही अर्थ होता है देवी देवता। दैविक से ही अर्थ होता है ना देवी देवता। देवी क्या, दैविक राजा यानी कि भगवान वाला राजा नहीं। यहाँ पे दैविक राजा का मतलब अर्थ दूसरा है। ठीक है, कि जितने भी राजा जो हुआ करते थे वो पहले देवी देवताओं से जुड़ते थे, यानी कि बहुत सारे भगवानों को पूजते थे, उनसे जुड़ते थे। अब राजाओं का क्या अर्थ निकाला जा सकता है कि वो देवी देवता से क्यों जुड़ते थे, उनसे क्या लाभ होता था, कि वो देवी देवताओं के प्रति इतना समर्पित क्यों थे, क्या उन्हें आशीर्वाद दिए जाते थे, या वो भगवान पर सबसे ज़्यादा आस्था रखा जाता? तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। राजा महाराजा जो होते थे वो देवी देवताओं से इसीलिए जुड़ते थे ताकि वे जनताओं का क्या जीत सके, विश्वास जीत सके।
विश्वास जीत सके, जनता उनके प्रति, वहाँ के प्रजा राजा के प्रति अच्छा सोच रखे, निष्ठा रखे, उनके प्रति लॉयल्टी हो, ईमानदार हो। जब भी राजा महाराजा बोले एक इशारे में प्रजा राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इसी के लिए वो देवी देवताओं के साथ राजा अपने आप को जोड़ते थे। ठीक है, जिसका हमें सर्वोत्तम उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण कुषाण शासकों का देखने को मिलता है। कुषाण शासक अपने नाम के पीछे देवपुत्र लगाते थे। देवपुत्र मतलब देवों का पुत्र। कुषाण शासक आए कहाँ से? अफगानिस्तान या तो तिब्बत के क्षेत्र से, पश्चिम के इलाके से, पश्चिम भारत से होते हुए आए थे। पश्चिम भारत का अर्थ होता है पश्चिम भारत, यानी कि इधर वाले इलाके से वो इंटर किए थे। राजस्थान पंजाब वाले क्षेत्र से वह भारत आए थे, या तो वह तिब्बत से आए थे या तो वह अफगानिस्तान के हिंदकुश पर्वत से आए थे, ऐसा माना जाता है। वो अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ के रखते थे। इसका हम कैसे उसको हम ये जान सकते थे, क्योंकि वो अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे आपके पीछे। जैसे कि कोई किसी का भी नाम होता है ना, कि जैसे कि रोहित शर्मा पीछे है, विराट कोहली पीछे है, तो उसी तरह से कुषाण शासक आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? कनिष्क देवपुत्र। कुषाण का प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क देवपुत्र, ऐसे लगाते थे। जिसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? आप क्या जाके देखे थे उस टाइम? ना तो हम देखे हैं, ना तो आप ही देखे हैं। तो इसको हम पता कैसे चलता है कि वो देवी देवताओं का नाम जुड़े हुए करते थे उनके पीछे? तो हमें ग्रंथों से मिलते हैं, साहित्यिक ग्रंथों से उसकी जानकारी मिलती है। हमें कुषाण शासकों के बहुत जगह देवताओं के सामने उनके शासक के मूर्ति बनाए गए हैं, वो हमें प्रमाण देते हैं। उनके सिक्के हमें प्रमाण देते हैं कि एक तरफ जो है वह भगवान का चित्र बनाया हुआ रहता था, और एक तरफ सिक्के के एक तरफ शासक यानी कि कुषाण शासक के चित्र बनाए हुए रहते थे, वो हमें प्रमाण देते हैं। इसी के लिए हम बोलते हैं कि देव जो है कुषाण शासक जो होते थे अपने उपाधि लास्ट में देवपुत्र लगाते थे। यहाँ पे है चीनी शासक भी अपने, जो चीन के जो शासक थे वह भी अपने नाम के पीछे स्वर्गपुत्र लगाते थे। क्या लगाते थे? स्वर्गपुत्र। जैसे कि अशोक अपने के लिए प्रियदर्शी का प्रयोग किया था। अशोक अपने के लिए प्रियदर्शी यानी कि वह भगवान का प्रिय है, एकदम सुंदर मनोचित, यानी कि सुंदर भाव और उदारता रखने वाला व्यक्ति। यही था उनका मुख्य उद्देश्य। देवी देवताओं के साथ जुड़ने का मुख्य उद्देश्य था राजा महाराजाओं का, कि वो जनता के प्रति क्या हो सके? निष्ठावान हो सके, जनता का विश्वास जीत सके, प्रजा का विश्वास जीत सके। महाराज या तो राजा जो भी एक बात कहे कि प्रजा हो, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सके। इसीलिए वो देवी देवताओं के साथ जुड़ते थे। और वो करते क्या थे कि जितने भी भगवान की जो प्रतिमा होती थी उनके सामने अपनी प्रतिमा बनवा देते थे। इससे हमें पता चलता था, सिक्का होते थे, एक तरफ भगवान का प्रतिमा, एक तरफ अपने प्रतिमा बना देते थे। इससे हमें पता चलता है। तो यही था। हाँ, एक है हमें समुद्रगुप्त के बारे में देखने को मिलता है। गुप्त शासक, देखते हैं कि गुप्त शासक, ये तो हमारे देवी देता है। अब हम गुप्त शासक, यहाँ से आप लिख लीजिएगा गुप्त शासक। गुप्त शासक, तो गुप्त शासक के हमें इतिहास भी हमें सिक्का और साहित्य से ही मिलते हैं। सर्वाधिक सिक्के और साहित्य अभिलेखों से ही हमें गुप्त शासक के जानकारी भी मिलते हैं। गुप्त शासक के जो शासन काल है उनके बारे में जानकारी मिलते हैं, जिसमें से चंद्रगुप्त प्रथम, हम वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं, गुप्त शासक में भी चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त शासक के, जो कि काफ़ी एक योग्य शासक थे। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे धारणीबंध कहा जाता है। पूरे दक्षिण भारत के 12 राज्य, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत करके पूरे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में अपना अधिकार, हिंद महासागर में अपना अधिकार कर लिया था। यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तीनों महासागरों का पानी पीते थे। तीनों महासागर का पानी पीते थे। इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि तीनों महासागरों पर समुद्रगुप्त का अधिकार था, तभी ना वो पानी पिला रहा है अपना घोड़ा को वहाँ लेके। आदमी आजकल कुआं में पिलाता है, नाद में पिलाता है, लेकिन समुद्रगुप्त पूरे
बंगाल हो गए, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में पिला रहे हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त, जो कि क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारा देश के महत्व सबसे योग्य शासक समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के नेपोलियन से कर रहा है। बोलना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त, नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम लोग कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ठीक है। और समुद्रगुप्त के काल को ही स्वर्ण युग का काल माना जाता है, गोल्डन काल, गोल्डन क्या एज, ठीक है, क्योंकि उस समय इतना सारे विकास हुआ था भारत में कि क्या ही बताएं, बोलना ही नहीं है। आप सोच सकते हैं दक्षिण भारत के 12 राज्य, उत्तर भारत के 9 राज्य, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, सारे समुद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गए थे। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि गोल्डन एज, गुप्त काल का स्वर्ण युग, समुद्रगुप्त के काल को? समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन। हरिसेन का एक प्रमुख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख फेमस है, जो कि प्रयाग में है। उस समय नाम था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उतना समय पहले लिखे गए थे, जो कि प्रयाग को इलाहाबाद नाम दिया गया था। अकबर, जितने भी दिल्ली सल्तनत की हमारे देश में स्थापना हुई थी, उस समय ही ना इलाहाबाद प्रयाग का नाम दिया गया था, जो कि वर्तमान में फिर बदल के प्रयाग रखा गया है अभी। तो इसका पहले ही चर्चा है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उत्तर प्रदेश में लिखवाया है, उनके हैं ये। यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको ये सारे चीज़ बता दिए। और इसके और सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य बोला तब आप जाइएगा मौर्य काल, अगर चंद्रगुप्त प्रथम कहे तो आप आ जाइएगा गुप्त शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय कहे तो आप आ जाइएगा गुप्त शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था भानुमति, पुत्री का नाम था भानुमति। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो काफ़ी योग्य शासक थे, काफ़ी योग्य शासक थे। उनकी पुत्री का नाम था भानुमति। उन्होंने वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जब रुद्रसेन का जब मृत्यु हो गए तो उनका पुत्री जो थे भानुमति, उनका पुत्री का क्या नाम था? भानुमति। पूरे वाकाटक वंश के महारानी बन गई। पूरे वाकाटक वंश का अब उनका नियंत्रण था, उनके पूरे वाकाटक वंश पर उन्हीं की चलती थी, पूरे वाकाटक वंश पर। तब यह सबसे पहले उन्होंने एक अभिलेख में लिखवाया है, भानुमति का अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? होल अभिलेख, भानुमति का एक अभिलेख मिला है जिसमें उन्होंने भूमिदान की चर्चा की है। ब्राह्मणों को उन्होंने भूमिदान दिया है। एक दंगुन नामक गांव है जो कि भानुमति हैं, वह एक ब्राह्मण को, चाणक्य आचार्य स्वामी को उन्होंने क्या दिया है? भूमिदान में दिया है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम भूमिदान कौन से महिला दिए थे? तो गुप्त शासक के भानुमति, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, ठीक है। अब तक 14 शासकों के नाम 14 चंद्रगुप्त आए हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त फोर्थ, ऐसा करके। हम देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुन आक्रमण हुए थे। उसके बाद अंतिम शासक देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5000 BC ईस्वी में करवाए थे। 5000 ईस्वी, 5000 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, जो कि अंतिम शासक थे, गुप्त शासक में से सबसे अंतिम शासक कुमारगुप्त थे उन्होंने। तब है ना, तब ना 5500 BC, शायद 500 BC में करवाए थे। तब ना 629 BC में, 629 ईस्वी में हरिसेन आते हैं हर्षवर्धन के दरबार में। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं बच्चों को, ठीक है। यह था हमारे दैविक राजा और गुप्त शासक के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण। हम देखते हैं सुदर्शन झील। सुदर्शन झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया था
वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अभी हम चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बोल रहे, चंद्रगुप्त मौर्य मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। ये सुदर्शन झील कहाँ थे? गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सुदर्शन झील के पास एक अभिलेख लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ के बारे में आपको बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था और इसी जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया और इसी अभिलेख के जरिए हमें चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम की ओर शासन व्यवस्था थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन, 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 रुद्रदामन ने इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। तो पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का सुदर्शन जो झील बनवाया था उसका पुनर्निर्माण किन्होंने किया? तो रुद्रदामन। और रुद्रदामन ने उन्हीं के सामने एक और छोटा सा अभिलेख बनवाया, जूनागढ़ अभिलेख के सामने ही और एक छोटा सा अभिलेख बनवाया और उस अभिलेख में बनाया कि मैं रुद्रदामन, मैं शक शासक रुद्रदामन इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। इसका निर्माण, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए हैं। इसी से हमें पता चलता है, रुद्रदामन के अभिलेख से हमें सुदर्शन झील का वास्तविक निर्माण कर्ता कौन थे उसके बारे में पता चला था। हमें तो हमें नहीं पता चलता, हमें तो रुद्रदामन वो थे, पुनर्निर्माण करवाए और अपना अभिलेख लिखवाए और बताए कि ये करवाए हैं, असली निर्माण ये हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यही उसके बाद आते हैं तीसरा निर्माण करवाते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त सेकेंड लास्ट। स्कंदगुप्त के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त अंतिम शासक थे कि नहीं? उसके बाद आते हैं स्कंद, अंतिम शासक कुमारगुप्त, उससे पहले थे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय ही हुन आक्रमण हुआ था पश्चिम की तरफ, गुजरात की तरफ, सॉरी हाँ चलिए गुजरात। तो यही है गुजरात के सौराष्ट्र वाला क्षेत्र और यहाँ पे है जूनागढ़, यहाँ पे है जूनागढ़, जूनागढ़ यहीं पे तो सारा खेल हो रहा है अभी। तो यहीं पे हुन आक्रमण हुए थे तो स्कंदगुप्त गए थे हुनों को मारने के लिए। हुन किसे कहा जाता है? आप बाहुबली मूवी देखे हैं, बाहुबली 1, जिसे काल के लोहाक्व डोजर टेलमी कहा जाता है ना, कौन सा? माहेश्वती, हम मोजोली का छोड़बो ना, ठीक नहीं। तो इन्हें इधर ही जो था वो समुद्रगुप्त जो थे, सॉरी स्कंदगुप्त जो थे हुन को मारने के लिए आए थे। तब हुन को पराजित करके वह वापस लौट रहे थे तो फिर से उन्होंने एक बार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा भी किया गया था और उन्होंने भी एक छोटा सा अभिलेख उनके सामने रखे दिए, यानी कि गाड़ दिए, कोई भी करवाते हैं। यही थे हमारे सुदर्शन झील का इतिहास। समझ में आ गया? अब देखते हैं जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की क्या छवि थी? जनता क्या राजा को अच्छा मानते थे या बुरा मानते थे या बुरा सोचते थे? इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलते हैं? तो गतबिंदु एक पुस्तक का नाम है, गतबिंदु, रुकिए एक पुस्तक का नाम है, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है इसी के लिए। गंध तेंदु, गतबिंदु नहीं, गंध तेंदु, जैसे गंध तेंदु, गंध तेंदु एक यह पुस्तक है। गंध तेंदु क्या है? एक पुस्तक है। इसी पुस्तक में लिखा गया है राजा की क्या छवि थी, क्या राजा को जनता अच्छा मानते थे या बुरा मानते थे। तो इसी पुस्तक में बताया गया है कि राजा, एक दिन की बात है, राजा जो साहब है वह भेष बदल करके कहाँ जाते हैं? गांव में जाते हैं, अपने प्रजा के समक्ष कि प्रजा की क्या समस्या है, कि प्रजा जो है हमारे प्रति क्या सोचते हैं, ये सब सोच करके क्या राजा अपना भेष बदल करके चल गए थे। जब उन्होंने भेष बदल करके गए, जब राजा जो थे वो जनता के पास भेष बदल के गए तो बहुत सारे प्रजा जो हैं अपना अपना दुख समझा रहे हैं, बता रहे हैं, राजा को बुरा भला कर रहे हैं कि ऐसा बात है, वैसा बात है, चोर आते हैं, डाकू आते हैं, ये करते हैं, इन करते हैं, हमारे
तो प्रजा राजा का सोचना था कि ये तो हमारे जनता हमारे प्रति बहुत ही खराब सोच रखते हैं, ऐसा कैसा चलेगा। तब उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या है, कारण क्या है, आप यहाँ के राजा को इतना बुरा भला कर रहे हैं। राजा के समझ राजा नहीं बता रहा है कि हम ही राजा हैं, और राजा भेष बदल कर गया है और वो खुद ही कर रहा है कि आप राजा के प्रति इतना बुरा भला सोच रखते, इतना बुरा भला कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि आप राजा को इतना बुरा भला बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया, जनता ने बताया, कारण बताया। पहला कारण क्या बताया जनता, वहाँ के प्रजा, कि डाकू आते हैं हम लोग के गांव में, लूट लपेट के ले जाते हैं। ये पहला कारण बताया, डाकू आते हैं लूट लपेट के ले जाते हैं, हम लोग को कोई सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरा कारण यह बताते हैं कि जो राजा के जो अधिकारी होते हैं वहाँ यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं और जितने कर वसूल करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है तो भी ज़बरदस्ती कर वसूल करते हैं, नहीं करते कर वसूल करते हैं, ना दें तो हमारे ऊपर क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यह उनको बता रहे हैं। और तो तीसरा ये सबसे बड़ी बात कही कि राजा अपने कोष को भरने के लिए विभिन्न प्रकार के उपहारों की मांग करते हैं। ये बताएं, राजा को चौंक गए वहाँ सुन के, ऐसा ऐसा बताएं। तब राजा पूछे, अच्छा तुम लोग इससे बचते कैसे हो, तब ऐसा करता है राजा, तुम बचते कैसे हो। राजा खुद पूछ रहा है भेष बदल करके, बचते कैसे हो। उन्होंने बताया, क्या करे भाई, कभी कभी तो जंगल में भी भाग जाते हैं, या तो फिर गांव छोड़ना होता है बचने के लिए, या तो अपना उपज को बढ़ाना होता है। यह कारण राजा के, मतलब ये सारे अपने बचाव के उपाय बताएं। तो ये हमारे सारे पुस्तक गत तेंदु में लिखा गया था, राजा के प्रति गण तेंदु नामक पुस्तक में लिखा गया था, आपको ये याद रखना है। राजा से कारण हम बताए ना, चोर डकैत इकट्ठा कर राजा, ये थे हमारा कारण, ठीक है। बचने के उपाय भी बताएं कि बचने के उपाय क्या थे, जंगल की ओर भाग जाना, करों की मांग को पूरा करना बढ़ाना, या तो गांव से भाग जाना, यह थे। उपज बढ़ाने के तरीके हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या थे। 600 BC से लेकर के 600 ईस्वी में वहाँ इस समय के जो जनता, इसके बीच के काल के जो जनता, जो प्रजा थे, वो अपने उपज, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्योंकि अभी बहुत ही गर्मी है, गर्मी का मौसम है, मई का महीना चल रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं अपना क्लास को समाप्त, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऐसे ही हमारे क्लास में जुड़े रहिए और अच्छे से अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके सारे हो जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे और आपके सिलेबस भी नियमित टाइम में ख़त्म हो जाएगा। हम आपके जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद।